हेलो एंड वेलकम टू एसडीआर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक स्टोरी के बारे में जो कि मेरे ही एक स्टूडेंट की स्टोरी है। एंड ऑल्सो कुछ सॉल्यूशंस के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। किसी भी वे में इसको एक जो है इस तरीके से ना मानना कि एक नेगेटिव वीडियो है, क्योंकि देखिए आजकल एक नया ही चलन आ गया है कि जब भी कोई चीज़ रियलिटी के बारे में बात करती है, हकीकत के बारे में बात करती है, तो उसे नेगेटिव कह के जो है वो बैश कर दिया जाता है। देखिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये नहीं पता है, रियल है ये ज़रूर है। नेट जेआरएफ पास होके भी कितने लोगों को आजकल असफलता ही मिलती है। कितने लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं, कितने लाख लोग सेलेक्ट होते हैं, और जो है कितने हज़ार सॉरी, और कितने लोग जो हैं उन्हें एक्चुअल में पीएचडी करने को मिलता है, कितने लोगों का जेआरएफ होता है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे मेरी रोज़ रात को आने वाली 10 बजे की फ्री क्लास है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और जहाँ पर हम पेपर 1 के क्वेश्चंस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल दिस, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए एक स्टूडेंट है हमारे, जिनके जो है आज से 2.25 साल पहले जेआरएफ हुआ था। और फिर वो बेसिकली एक रेंट के मकान पे रहते हैं दिल्ली में ही। कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था, थोड़ा इमोशनल मैसेज था। मैंने उनसे इस बारे में परमिशन मांगी कि मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ क्या। तो बेसिकली वो पिछले 4 साल से, जब से उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली में शुरू हुई है, तब से एक मकान लेके रह रहे हैं दिल्ली में अकेले। और उनके फादर जो हैं वो एक शॉप चलाते हैं। आप ये कह लो कि छोटी ही शॉप है, और जो है दिन का खर्चा निकल जाए ऐसी ही शॉप है। पिछले कुछ समय से जब उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हुई और फिर 2018 में उनका जेआरएफ क्लियर हुआ, तो कहीं ना कहीं वो बहुत खुश थे इस बात को लेके कि उनका जेआरएफ जो है वो क्लियर हो गया है। और शायद अब वो टाइम आ गया है कि जब इन मुश्किलों से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। और आई थिंक 6 से 7 महीने जो है उनके ऐसे बीते, जिसमें उनके पास जो है वो बहुत मुश्किलें थी, जिसमें बहुत सी हेल्प भी लेनी पड़ी उन्हें काफ़ी जगहों से, और साथ ही साथ पैसे भी उधार लेने पड़े कुछ टीचर्स से, कुछ अलग अलग लोगों से। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए भी उस इंसान ने अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया 2018 में। अब 2018 में जब उनका जेआरएफ हुआ तो उनके पास अब 2 साल थे इनरोल करने के लिए अपने जेआरएफ को, क्योंकि 2 साल के अंदर उनको कहीं ना कहीं एडमिशन चाहिए था। स्टूडेंट ब्राइट था, और ये ज़रूर उनकी अच्छी, आप ये कह सकते हो कि तैयारी थी कि उन पे अपना जेआरएफ तैयार करने से पहले ही अपना रिसर्च प्रपोज़ल था। रिसर्च प्रपोज़ल भी था, एक आइडिया भी था, और टॉपिक भी बहुत अच्छा था, ओवरऑल पर्सनैलिटी भी थी। एंड देन ही ट्राइड इन वन ऑफ दोज 2 बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आई वुडंट नेम दिस, लेकिन उन्होंने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई किया। वहाँ से उनको रिजेक्शन आया, तो एक इनिशियल रिजेक्शन की तरह मेरे पे भी मैसेज आया था, तब तो मैंने भी यही कहा कि एक एक इनिशियल रिजेक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरुआत में तो प्रपोज़ल को थोड़ा मोल्ड करो, टॉपिक को थोड़ा अलग करिए, या कुछ उसमें चेंज हो सकता है, बारीकियाँ ढूंढिए। एंड ही वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट द प्रोसेस। एंड देन जो है फिर एक बार उन्होंने जो है वो और ट्राई किया। एंड देन 2 जगह वो उनको जो रिजेक्शंस मिले, वो शायद इस कारण से मिल गए कि प्रेफरेबल स्टूडेंट्स को ले लिया गया उन यूनिवर्सिटीज़ में। एंड देन ही गॉट अ हिट, और कहीं ना कहीं मुश्किल वहीं से शुरू हो गई कि अब मेंटली भी एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया था। देन ही सबमिटेड हिज प्रपोजल इन वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस जो यूपी में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं, और आप लोग समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। और वहाँ से उन्होंने सोचा कि वो उनके घर के पास भी पड़ता है। एंड जो है वहाँ से जब उन्होंने एक इंटरव्यू में उनको जो है एक बहुत ही मिनिमम रीज़न की वजह से निकाल दिया गया। और 2 ऐसे इंटरव्यूअर्स थे जिन्होंने कहा कि आपका जो विज़न है उसमें आपकी जो इनहेरेंट बैकग्राउंड की सोच है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके विज़न को, इसलिए आप का विज़न इनलार्ज नहीं हो सकता, और ये हमको आपके प्रपोज़ल में कमी लगती है। और वहाँ से जब कोई एक ऐसा रिएक्शन हमको मिल जाए कि हमारे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे कहीं न कहीं कोई इंसान जो है एक एक क्वेश्चन उठा के आपको इस बात पे टोक दे कि आपका विज़न ही बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये वही कहना हो गया कि आसान शब्दों, साफ शब्दों में किसी ने कहा कि आपकी बड़ा सोचने की औकात नहीं है। और वहाँ से उस इंसान को एक धक्का लगा। अगले 6 से 7 महीने उसने कुछ ट्राई नहीं किया, और कोविड का लॉकडाउन आ गया फाइनली 2020 में। और उस इंसान के पास 1 साल का मौका और था, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी उन लोगों को जिनके 2018 में जेआरएफ जो है वो हुए थे। अभी हम लोगों को जहाँ तक पूरा पता है कि उनका जो समय था जेआरएफ में एनरोल होने का वो जा चुका है।
2.5 से 3 साल जा चुके हैं। लगभग लगभग जो उम्मीद एक पेपर को क्लियर करके आई थी वो जा चुकी है। अब मैं इनके साथ क्या हुआ, अभी वो प्रेजेंटली कहाँ हैं, क्यों वो इस सिचुएशन को बताने के लायक हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब देखिए कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है 2019 के आंकड़ों के आधार पे 10 लाख स्टूडेंट्स ने दिया और 7 लाख लोगों ने जो है वो पेपर दिया, 10 लाख ने फॉर्म भरा। 60,000 लोगों से जो है वो उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर बने गए और 5,000 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों क्लियर हुए। अगर आप सफलता का प्रतिशत देखते हो तो ऑलमोस्ट 6.5% लोगों को इसमें सफलता मिली और जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों निकालने वाले सिर्फ 0.5% लोग थे। सवाल ये है कि 0.5% लोगों को भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या पीएचडी में एडमिशन नहीं दे सकती? क्या 0.5% लोगों को भी स्कॉलरशिप नहीं दे सकते हम लोग एडमिशन देके? क्या उनको हम 6 महीने कोई गाइड नहीं दे सकते अगर उनके प्रपोजल में कोई कमी है? इसीलिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है, मैं ये एक न्यूज़पेपर है उनका डेटा यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा डेटा है कि दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम डेटा है कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 7 लाख लोग बैठे, 60,000 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, 5,000 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ जो है दोनों के लिए सेलेक्ट होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से 14.31% लोग जो है वो पीएचडी करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से 34% लोग जो है वो पीएचडी करते हैं। 13.41% लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं और 21% लोग जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से जो है वो पीएचडी करते हैं। ये साल 2017 का सोर्स है एमएचआरडी का। यहाँ से डेटा निकल के हमको ये बताता है कि सिर्फ 14.31% लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी चुनते हैं। 33%, क्योंकि स्टेट प्रेफरेंस सबके मन में होती है तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी चुनते हैं। प्राइवेट में भी 13.41% लोग जाते हैं और 21% लोग इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब आईओई में जाते हैं। हर साल जो बैचलर करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर ये हम एग्जाम्पल लें अमेरिका का, तो वो 20 लाख से अधिक है। लेकिन हमारे यहाँ बैचलर करने वाले लोग 2.8 करोड़ हैं और साथ ही साथ अगर चाइना का एग्जाम्पल लें तो 2.6 करोड़ से अधिक लोग जो है वहाँ भी बैचलर करते हैं हर साल। पीएचडी करने वाले लोग सिर्फ 20 लाख लोगों में से 1.8 लाख से ज़्यादा हैं। लगभग 10% लोग उनके सिस्टम के पीएचडी कर रहे हैं बैचलर करने के बाद। अमेरिका में 2.8 करोड़ लोग हैं और सिर्फ 1,40,00,000 लोग ही पीएचडी के स्टूडेंट्स बनते हैं हमारे यहाँ पर। आप मैग्नीट्यूड देखिए अमेरिका और इंडिया के कंपैरिजन में, 4.67 लाख लोग चाइना में पीएचडी के स्टूडेंट बनते हैं। दूसरे देशों में हम रिसर्च में इसलिए पूछे हैं, हमें पीएचडी में अपॉर्चुनिटी देने के लिए अभी एक समंदर पड़ा है जो हम दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी के नाम पे। और ये हमें समझना होगा कि इतना पोटेंशियल बाकी है, वो भी एक ऐसे देश के मुकाबले जिसमें सिर्फ 20 लाख बंदा हर साल बैचलर कर रहा है अमेरिका में, फिर भी वो अपने 1.8 लाख 1,80,000 लोगों को पीएचडी करवा रहा है और हम 3 करोड़ के आसपास बैचलर्स दे रहे हैं हर साल और 1.4 लाख लोगों को ही हम पीएचडी दे रहे हैं। हमें तो और पोटेंशियल बढ़ानी चाहिए, और लोगों को देना चाहिए। और लोग छोड़िए, हम तो अपने जेआरएफ कैंडिडेट्स को भी सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं जिनके 2-2 3-3 साल खराब हो रहे हैं। ये एक रीज़न है। सोल्यूशन क्या है इस बात का, क्यों सिस्टम ये सब करता है और क्या हुआ उस बच्चे का? देखिए उस बच्चे ने धीरे धीरे एक कंपनी में एक जॉब पकड़ी थी क्योंकि उसको लगभग 1.5 साल के बाद ये पता लग गया था कि मेरा शायद इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं होगा। और इसी कारण से 1.5 साल के आसपास जब वो एक जॉब करता रहा, एक थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई क्योंकि घर में पैसे भेजने उसके लिए बहुत ज़रूरी थे। वो बच्चा आज एक असिस्टेंट मैनेजर बन गया है, प्रोफेसर नहीं बना। जेआरएफ थी उसके पास, पीएचडी नहीं कर पाया, उसका प्रपोजल उसके पास आज भी है, अच्छी सैलरी भी लगभग अब होने लगी है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए हर इंसान को बीच में समझ आ जाएगी, उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेगा क्या, साथ ही साथ कोई स्किल को अडेप्ट करेगा, नहीं कह सकते हम। तो सॉल्यूशन और प्रॉब्लम किस तरीके से लिस्ट करते हैं हम लास्ट में। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना और स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और लगभग आपने देखा कि 34% लोग और 14% लोग जो है वो इन्हीं दो चीज़ों में आते हैं।
क्योंकि इन्हीं 2 जगहों में उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो पैसा मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ बंदा इस स्थिति में नहीं है कि 5 साल बिना स्कॉलरशिप के पीएचडी कर ले, अपने खर्चे के कैसे कर पाएगा? प्राइवेट में वो पैसा मिलता नहीं, उल्टा पैसे देने पड़ते हैं। रिसर्च फेलो के तौर पे कम जो है क्या करती है ये सब इंस्टीट्यूशंस कि आपसे 5-5 लाख रुपए माँग लेगी और फिर आपको कहेगी 20,000 रुपए महीना आपको मिल जाएगा एज़ अ रिसर्च फेलो। तो सोचिए कि 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लिया और उसके बाद जो है वो 20,000 रुपये महीना दे दिया। ये सब तो गेम है। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जगह नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो टॉपिक चुनने की अकल नहीं है। इंटरव्यू की प्रोसेस में कुछ बहुत बेहतरीन बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते तो फेल हो जाते हैं। और यही कारण है कि प्रॉपर जो गाइडेंस ना होने के कारण एडमिशन्स नहीं हो पाते कुछ स्कॉलर बच्चों की भी, और ये दिक्कत आती है। एक कारण है कि लोग अपने प्रेफरेबल कैंडिडेट्स को अपनी पहुंच से लोगों को पीएचडी करवाना, और जो है रसूख कदम चला के भी एडमिशन्स जो हैं वो हो सकते हैं। कई जगहों पे ये देखा गया है, कई जगहों पे ये देखा गया है कि लोग कभी गए नहीं हैं लेकिन उनकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है। इन सब चीज़ों को, सिस्टम को सुधार करना होगा। और ये जो एक बच्चे की कहानी है कि चलो आज तो वो अपनी लाइफ के किसी न किसी पोजीशन पे फिर भी ठीक कर गया इतनी चोट खाने के बावजूद, लेकिन ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपना जेआरएफ एनरोल नहीं करा पाते। और ये समझने की ज़रूरत है कि सोल्यूशन यहाँ जो है वो एक सोल्यूशन तो ये है कि कभी इसे लास्ट रिजॉर्ट ना माने। अपने प्रपोजल्स को आप अपनी जर्नी पीएचडी की शुरू होने से पहले, अपना जेआरएफ क्लियर होने से पहले शुरू करें। ट्राई करते रहें, हार ना माने। साथ ही साथ जितना हो सके बाकी चीज़ों को लेके भी अपने रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए, अडेप्टेबल रहना चाहिए। और जितना हो सके आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हर वो चीज़ करें जिससे कि हमको एक सर्वाइवल के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है वो पैसे का हिस्सा हमें एक नौकरी से मिलता रहे। हम कंटेंट की कोई जॉब करें, हम किसी के लिए इंटर्नशिप करें, हम कोई ऐसी एक प्रोडक्टिव काम ज़रूर करते रहें। साथ ही साथ हम अपने प्रपोजल्स पे बारीकियों से काम करें। हम इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए खुद को शुरू से तैयार करना सीखें, वरना हमारे प्रपोजल भी अच्छे होंगे उस बच्चे की तरह, शायद इंटरव्यू में कोई कमी रह जाएगी। शायद जो है आपका विजन जो है किसी प्रपोजल को लेके इतना ज़्यादा आप जो है वो उस फैलेसी में आ जाएँ, संक कॉस्ट फैलेसी जिसे कहते हैं कि नहीं अब मेरा प्रपोजल बन गया, मैं तो इसी के साथ स्टिक रहूँगा, मैं इसे चेंज ही नहीं करूँगा चाहे मैं कितना भी रिजेक्ट हो जाऊँ। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संक कॉस्ट फैलेसी यही कहती है ना कि भाई हम एक ही चीज़ में पड़े रहते हैं और हम फिर उसको चेंज नहीं करना चाहते, हम उसको ढोते हैं। तो जहाँ चेंज की ज़रूरत है वहाँ चेंज भी करना होगा। तो इन सब सोल्यूशंस को अपनाइए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ, ताकि कुछ रियलिटीज़ लोगों को पता लगे एग्जाम के बारे में। बड़ा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर पसंद आई है तो। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।